अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा सियासी वर्कर इस बात पर हंसते भी हैं और कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत रही है और रहती भी है। चंद माह पहले तक इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरी हुकूमत को अमेरिका के हाथों निकलवाया गया। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है। लेकिन अगर मैं बात नवाज़ शरीफ और इमरान खान की करूँगा, तो ये बात फिर तनाज़े का शिकार हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर इस वक़्त स्टडी कर रहा हूँ, तो उन्हीं की हुकूमत पर किस तरह से अमेरिका ने दबाव डाला और किस तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने खुद निकलवाया पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करके, वो आज आपके सामने रखूँगा। तो ज़्यादा बात करने से पहले, तफ़सीली बात करने से पहले मैं आपको तकरीबन 7 पॉइंट बताऊँगा जिनकी वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहला, इसराइल और अरब की जंग हो रही थी, अरब ममालिक की उस वक़्त जंग हो रही थी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक फ़िज़ाइया और बर्री और बहरी अफ़वाज के ज़रिए सऊदी अरब और दूसरे ममालिक की इमदाद की थी। ये पाकिस्तान के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे पहली गलती थी। दूसरी उनकी बड़ी गलती कि चीन और वियतनाम की जंग भी हो रही थी, जिसमें अमेरिका ने चाइना की मुखालफत का ऐलान किया था और पाकिस्तान को भी कहा गया था कि आप चाइना की मुखालफत में अपना कोई ना कोई बयान जमा करवाएं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक़्त जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने ऐसा काम करने से साफ-साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे असूलों के खिलाफ है। ये दूसरी बड़ी गलती थी। तीसरी बड़ी गलती कि जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, पहले वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर बना लिए। चौथा उनका जो बड़ी गलती थी कि अमेरिका के बड़े ओहदेदार डॉक्टर किसिंजर ने भारत का दौरा किया और वहाँ पर भारत को बरसगीर की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैरत का मुज़ाहरा करते हुए भारत को और अमेरिका का जो ये जो मौक़िफ़ था, इसको मुस्तरद कर दिया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चौथी बड़ी गलती थी। भुट्टो साहब ने अपने दौर में अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कि 1974 में हुई, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। छठी उनकी बड़ी गलती कि यूनान और तुर्की का अपना तनाज़ा चल रहा था, जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म करवा दिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रेपुटेशन उस वक़्त बिल्कुल ऐसे ही थी जिस तरह से आजकल इमरान खान की है। इसी वजह से कोरिया ने भी अपने तनाज़ात दूसरे मुल्कों के साथ ख़त्म करने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सारस की पेशकश की। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर दूसरे ममालिक तनाज़ात से हटकर अपनी मुल्की तरक्की की तरफ देखेंगे, तो अमेरिका का जो असर और रसूख है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका को ये गलती भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत ज़्यादा खटक रही थी। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, जो कि एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ्रांस से खरीदा था, वो सबसे बड़ी वजह बना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने की। ये छोटे-छोटे पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब यही पॉइंट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी बयान किए हैं और ये मैं आपको किताब के ज़रिए आपके सामने रखूँगा। ये किताब है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त मौलाना कौसर नियाज़ी की। इस किताब का 8वां बाब है गैर मुल्की हाथ के नाम से। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और इमरान खान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फ़र्क वाज़ेह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई, तो इमरान खान ने तब बताया कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करता है। जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो वाज़ेह फ़र्क था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंतखाबात में मुंतखब होकर वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने अगले ही माह ये सब कुछ बता दिया था कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करता है। उनकी तकरीर का कुछ लुबे-लुभाव आप देखते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि चीन और वियतनाम की जंग के दौरान मैंने वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर जो अमेरिका के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया था। हाथी का हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ होता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हाथी को अमेरिका से तशबीह दी और कहा कि हाथी का हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ होता है, मेरा ये जुर्म माफ़ नहीं किया गया। यानी कि मैं 1960 में जब वज़ीर ख़ारिजा था, तब मैंने ये मौक़िफ़ पेश किया और अब मैं 1970 से लेकर 1977 तक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये जुर्म माफ़ नहीं किया गया, इतनी पुरानी बात है। चीन से हाथी के, यानी कि अमेरिका के इख्तिलाफ़ात थे, मैंने चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाए, तो ये मेरा एक और जुर्म बन गया। मैंने मशरिक़ वस्ता में अरबों की हिमायत की और मेरी ये हिमायत सियासी या इखलाकी नहीं थी, बल्कि जंगी तौर पर थी। दूसरी तरफ उन्होंने वही वाक़या जो मैंने डॉक्टर किसिंजर का आपके सामने रखा,
फिर उस पर उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको शॉर्ट बताई थी, उन्होंने वाजे करके बता दी कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई तो अमेरिका ने उसको 1 माह मुलतवी करने का इशारा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये हुक्म मान लिया। दूसरी बार फिर जब बुलाई दोबारा से अमेरिका ने कहा कि आप ये मुलतवी कर दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा मुलतवी कर दी। तीसरी बार जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उस वक़्त के शाह फैसल जो कि वली-अहद थे, उनसे उनको अपने एतमाद में लिया और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला ली। मैं आपको बता दूँ कि ये इसी तरह की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि इससे भी बढ़कर थी जो इमरान खान ने बुलाई थी। लेकिन आप देख लें कि इमरान खान ने जब ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो इस वक़्त अब तक भी इमरान खान को इस्लामी दुनिया का लीडर माना जा रहा है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 1974 में ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाकायदा तौर पर नमाज भी अदा करवाई बादशाही मस्जिद में। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात का असर और रसूख पूरी दुनिया में क्या पहुँचा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने यूनान और तुर्की का जो बात मैंने पहले आपको बता दी, वो भी अपनी तकरीर में की। साथ ही साथ उन्होंने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट को मज़ीद उन्होंने बता दिया कि किस तरह से मुझे कहा गया। उन्होंने कहा जब मैंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट की खरीदारी का मुआहदा किया, तो डॉक्टर किसिंजर दोबारा मेरे पास आए और मुझे धमकी दी। फिर फ्रांस गए और इख़बारात में ख़ासा शोर मचाया। मुझसे कहा गया मैं इस पर मुज़ाकरात करूँ, लेकिन मैंने अपनी सियासी सोच को इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात से इर्द-गिर्द के जो बहाने हैं, हीले-बहानों के ज़रिए मुज़ाकरात से भागता रहा। क्योंकि अगर मैं मुज़ाकरात करता तो फिर मुझे पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता करना पड़ता, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। अब दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासतदान थे उस वक़्त, पीएनए जो पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी बनी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ढेर करने के लिए, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ 13 पार्टियों का कॉम्बिनेशन बना है पीडीएम, इस तरह की पार्टी बनी थी और इस पार्टी को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि इस पार्टी के ज़्यादातर लोगों का मुतालबा यही था कि नफ़ाज़े शरीयत हो, मोहम्मदी निज़ाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में आ जाए और इसी वजह से मैंने कानून बनाया, जिस कानून के तहत 7 साल के अंदर-अंदर तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और सुन्नत का जो कानून है, वो पाकिस्तान में मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बयान कर दी कि अगर ये लोग चाहते हैं कि 7 साल के अंदर नहीं, तो फिर ये मेरे साथ बैठें, टेबल टॉक करें और मैं 6 माह के अंदर-अंदर ये सारा निज़ाम राइज कर दूँगा। शराब और जुए पर मैंने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि मौलाना मौदूदी जैसे रहनुमा जो कि कल तक ये सर पीट रहे थे कि नफ़ाज़े शरीयत क्यों नहीं हो रहा, जब मैंने शराब और जुए पर पाबंदी लगाने के बाद इस्लाम का कानून नाफ़िज़ करने का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने कह दिया है कि इस्लाम का कानून यहाँ पर ये जो है ये इस वक़्त मुकम्मल मंसूबा नहीं, बल्कि और भी बहुत से काम हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का एक और अहम हिस्सा जो कि उन्होंने बयान किया कि जो आईएसआई है, उन्होंने एक कॉल रिकॉर्ड भी पकड़ी है जो कि अमरीकी ओहदेदारों की थी, जिसमें 2 अमरीकी अमरीकी सफारत खाने के मुलाज़िम आपस में बातें कर रहे थे और वो बातें क्या थी कि द पार्टी इज़ ओवर, पार्टी ख़त्म हो गई, बंदा ख़त्म, माल ख़त्म। ये बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोहराई और उन्होंने कहा कि आईएसआई ने ये कॉलें पकड़ी हैं और मेरे टेबल तक ये बात पहुँची है। तो मैं ये आपको बता दूँ कि आजकल का दौर ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करता रहा है। अब ये मानना या फिर ना मानना, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि जो शख्स तारीखी मामलात को तारीख के हवाले से नहीं देखेगा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पाकिस्तान की सियासत तक महदूद होकर रहेगा, वो कभी भी ये नहीं फ़र्क कर सकता कि कौन-सा सियासतदान मुल्क के लिए बेहतर है और कौन-सा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने आज की मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा हाल और मेरे पसीने पर नहीं गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।